आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2.15। इसमें कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेबल्स ए बी सी एंड डी एज फॉलोज, where p is equal to a cube into b square by square root of c into d. The percentage errors of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in the if the value of p calculated using the above relation turns out to be 3.763, to what value should you round off the result? पी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है ए बी सी और डी नाम की फिजिकल क्वांटिटीज़ पर। ए बी सी डी जो है वो पेरेंटल टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है जिन पर पी निर्भर करती है ना। पी इज द क्वांटिटी एंड ए बी सी एंड डी आर पेरेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ए बी सी और डी में गड़बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली जो है प्रोपगेट कर जाएगी, ये गड़बड़ी एंट्री कर जाएगी किस में, पी में। तो यही कहा जा रहा है कि ए मेजरेबल जो है उसमें 1% का एरर, बी में 3% का और सी में 4% और डी में 2% का अगर एरर होता है तो आप बताइए कि पी में कितना एरर होगा। और अगर ए बी सी और डी के जो मेजर्ड वैल्यू इसमें रखा गया और कैलकुलेट किया गया और वो आता है 3.763, तो बताइए पी का मान कहाँ तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2.15 को सॉल्व करते हैं। P इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू डी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर बाई सी टू द पावर 1/2 इंटू डी टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो जो एरर का रूल है वो रिलेटिव एरर ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा, इसका पावर टाइम्स द रिलेटिव एरर इन A प्लस पावर टाइम्स द रिलेटिव एरर इन B प्लस पावर टाइम्स द रिलेटिव एरर इन C प्लस पावर टाइम्स द रिलेटिव एरर इन D। ठीक है, अब इसमें 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डेल्टा P डिवाइडेड बाई P इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर इन P। 3 इंटू डेल्टा A बाई A इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल्टा C डिवाइडेड बाई C इंटू 100 प्लस डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 100। तो इसको आप देखिए, ये परसेंटेज एरर इन ए कितना दिया गया है, इट इज 1%, तो 3 इंटू 1 प्लस परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया गया है, इट इज 3% प्लस परसेंटेज एरर इन सी कितना दिया गया, 4, तो 1/2 इंटू 4 प्लस परसेंटेज एरर इन डी कितना दिया गया है, इट इज 2% है। तो इज इक्वल टू 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2। तो देखिए ये जो एरर सबसे ज़्यादा एंट्री कर रहा है वह है बी के कारण, उसके बाद ए के कारण, फिर सी और डी के कारण जो परसेंटेज एरर है वो क्या है, 2 है, सबसे कम है। तो यानी एरर एनालिसिस से एक बात हमको ये भी पता चलती है कि कहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। तो बी के मेजरमेंट में जो है सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, जो पी में जो एरर आएगा वो बी के कारण सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो अच्छा चलिए जोड़िए, 3 6 9 2 11 2 13%। ठीक है, 13%। तो रिलेटिव परसेंटेज एरर इन पी डेल्टा पी है ना इज इक्वल टू 13% आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू आपका देखिए डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू
100 है, तो 100 को नीचे लाइए तो यहाँ डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी को इधर लाइए, 100 को इधर लाइए तो 0.13 इंटू पी। ठीक है, पहले तो हमको आंसर एक मिल गया कि पी में कितना परसेंटेज एरर होगा, 13 होगा। ठीक है, अब यहाँ पी को मेजर किया गया है तो कितना आया था, ये आया था 3.763, तो 13 से मल्टीप्लाई करिए, 39 39 78 और 3 81 63 91 और 8 99 39 और 9 48 हो जाएगा। 48 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 पॉइंट है ना। तो जो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर इन पी आ रहा है पूरे कैलकुलेशन से, वो कितना आ रहा है 0.4919, और पी को जो मेजर किया गया था वो भला कितना आया था 3.763। तो देखिए ये जो मेजर किया गया था उसमें डेसिमल के पहले जो है इस स्थान पर कोई एरर नहीं है। डेल्टा पी क्या बता रहा है, एरर बता रहा है, तो इस स्थान पर कोई एरर नहीं है। इस स्थान पर देखिए डेसिमल के जस्ट बाद वाले स्थान पर एरर आना चालू हो गया, इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। इसका मतलब यह डाउटफुल है, यह डाउटफुल है और यह डाउटफुल है। जो एरर निकाले हैं डेसिमल के बाद हर पॉइंट पर जो एरर है, तो इसका मतलब जो पी को मेजर किया गया है उसमें 3 पॉइंट कहते यहाँ पर 0 है, तो ये सिर्फ श्योर पता है। और इसके बाद यहाँ पर एरर आ गया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि केवल एक ही डाउटफुल रखा जाता है, तो इन दोनों डाउटफुल को हमें राउंड ऑफ करके हटा देना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू 3.8। क्यों भैया ये 6 है, 5 से ज्यादा है तो ये हटेगा, तो ये क्या दे जाएगा, इसको 7 को 8 बना देगा। तो डेसिमल की एक था, फिर भी ये डाउटफुल है। तो आप जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कि फर्स्ट डाउटफुल तक हम रखते हैं। ठीक है, श्योर शॉट जो मालूम है वो और फर्स्ट डाउटफुल तक रखा जाता है, तो इसको डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, इसके पीछे सोच कितनी है कि देखिए यहाँ पर एरर हमने निकाला और फिजिकल क्वांटिटी को उसके पैरेलल रखा, और देखिए इस वाले में कितना एरर है, 0 है, इस वाले में एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है। तो जो फाइनल रीडिंग है उसमें केवल एक ही लेफ्ट साइड से चलने पर पहला जो डाउटफुल फिगर आएगा उसी को रखने की इजाजत है। तो हम यहाँ 7 तक ही रखेंगे, तो इन सबको राउंड ऑफ करके हटाएंगे। जैसे इन सबको राउंड ऑफ करेंगे यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। अब आइए हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने एक प्लानिंग किया है, आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिक्स हैं। अब इन स्टिक्स को सजा करके क्या मैं ये बना सकता हूँ? यस बिल्कुल, एक स्टिक ऐसे, एक स्टिक ऐसे और एक स्टिक ऐसे। इन्हीं स्टिक्स की मदद से बी बना लिया, इन्हीं से सी बना लिया और जेड तक बना लेंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें तो स्टिक्स थी, उनकी मदद से हमने ये अल्फ़ाबेट्स बना लिया, और उन अल्फ़ाबेट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं, वर्ड से सेंटेंसेज बना सकते हैं, और सेंटेंसेज से पैराग्राफ्स बना सकते हैं और बुक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से फिजिक्स की दुनिया में हम लोगों ने देखा है बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे स्पीड क्या है, एक कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसको मैंने लिखा है लेंथ पर पावर 1 और टाइम पर पावर -1 को मल्टीप्लाई कर दिया। अन्य जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें पावर कितना लगाया गया है, 0 लगाया गया है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो अन्य जो है फिजिकल क्वांटिटीज हमने लिखा, सातों फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखा है, जानबूझ करके लिखा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन स्पीड जो है वो डिपेंड किन पर कर रही है, वो लेंथ के पावर 1 पर और टाइम के पावर -1 पर। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू L to the power 1 and T to the power -1, where L stands for length and T stands for time। उसी तरह से चार्ज इज इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम।
तो इलेक्ट्रिक करंट पर पावर 1 और टाइम पर पावर 1 लगा दीजिए। अन्य पर पावर देखिए, अन्य जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है उनमें पावर क्या लगाया गया है, 0 लगाया गया है। ठीक है, 0 होने का मतलब ये है कि चार्ज, मास, लेंथ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, यह केवल टाइम और इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करता है। और सांकेतिक भाषा में अगर लिखें तो चार्ज इज इक्वल टू T⁻1 एंड A⁻1। उसी तरह डेंसिटी देख लीजिए, डेंसिटी में मास पर पावर 1 और लेंथ पर पावर -3। मास अपन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को लेंथ पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो नीचे से ऊपर रह जाएंगे तो पावर -3 हो जाएगा। और टाइम पर ये नहीं निर्भर करता, और अन्य ये जो 5 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन पर नहीं निर्भर करता है। ठीक है, सांकेतिक रूप में लिखना चाहें तो डेंसिटी को हम लिख सकते हैं m⁻1 और L⁻3। उसी तरह से एरिया लेंथ पर पावर यहाँ पर 2 होगा, सॉरी यहाँ पावर 2 होगा, है ना। एरिया जो है लेंथ पर पावर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है, तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी L⁻2 हुआ, यहाँ पर भी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक चीज़ें, जैसे यहाँ डंडिया बेसिक चीज़ थी, उसी तरह बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हैं, 7 हैं। अब उन्हीं पर पावर चढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मिल जा रही हैं। ठीक है, तो आइडिया समझिए, यहाँ पर ये जो पावर चढ़ाए जाते हैं ना, ये हम बेसिक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे डेंसिटी है तो मास पर पावर 1 चढ़ा रहे हैं और लेंथ पर पावर -3 चढ़ा रहे हैं, तो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस करने के लिए हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पर कुछ पावर्स चढ़ाते हैं और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो पावर्स हैं, उन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, डेंसिटी का मास में डायमेंशन कितना है, 1 है, जो पावर है ना उसी को डायमेंशन बोलते हैं। डेंसिटी का लेंथ में डायमेंशन कितना, -3 है, मतलब डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, और इसी तरह चार्ज को देखिए, वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर 1 है, पावर 1 है। ओके, सो आई होप कि आप आइडिया समझ गए होंगे कि हमें बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को व्यक्त करना है। अब इस चीज़ को व्यक्त करने में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पर कुछ पावर चढ़ा करके, प्लस या माइनस कुछ भी चढ़ा करके आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज मिल जा रही हैं। तो इन्हीं जो पावर्स को, जो पावर्स चढ़ाए जा रहे हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पर, उन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस। यानी डेंसिटी की डायमेंशन मास में 1 है और लेंथ में -3 है। तो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देखिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, आर द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो चीज मैं बता रहा था उसी का डेफिनेशन यहाँ पर है ये। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, उसी स्पीड है ना, स्पीड है जो डायमेंशन ऑफ 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ठीक है, चार्ज टाइम टू द पावर 1, इलेक्ट्रिक करंट टू द पावर 1 है, तो चार्ज है जो डायमेंशन 1 इन टाइम एंड 1 इन इलेक्ट्रिक करंट। अब डायमेंशनल फार्मूला, पहली चीज मैंने आपको वो क्लियर कर दिया कि डायमेंशंस ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का अर्थ क्या है, डायमेंशंस का यूज क्या है। यूज ये है कि ये बताता है कि कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर करता है और कैसे निर्भर करता है ना। जैसे यहाँ पर अगर डेंसिटी के बारे में बात किया जाए, ये डेंसिटी है, डेंसिटी किस पर निर्भर करता है, डेंसिटी मास पर और लेंथ पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि m और l केवल आ रहा है। ओके, और कैसे निर्भर करता है, m पावर 1 है यानी डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और
लेंथ के क्यूब की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। -1 होने का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, ठीक है। यानी डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टेल अस ऑन व्हाट बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड एंड इन व्हाट मैनर, है ना। जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर करते हैं और किस तरीके से निर्भर करते हैं, यही डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी बताता है। अब आइए एक दूसरे आइडिया पर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सप्रेशन showing which of the fundamental quantities along with their powers are required to represent that quantity, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सांकेतिक रूप में, डेंसिटी इज इक्वल टू m⁻1 L⁻³ और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज mL⁻⁻3। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज क्या है? वो T⁻1 A⁻1 है। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में पैक करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। कुछ किताबों में मैंने देखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ये ठीक नहीं है। अब डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? डायमेंशनल इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला, है ना। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ स्पीड इज गिवन एज, जैसे फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए और राइट हैंड साइड में उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट कर देते हैं तो ये जो रिलेशनशिप बनता है इसको हम डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ मैंने छांट करके जो है क्वांटिटीज़ लिए हैं और उनका जो है डायमेंशनल फार्मूला और तमाम चीज़ें ये शीट में आपको दे दूँगा, बनाने की कोशिश की है। तो जैसे एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m⁻0 L⁻2 T⁻0 ब्रैकेट। आप कहेंगे सर यहाँ पर m⁻0 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, केवल L² लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, लेकिन यूनिफॉर्मिटी बनी रहे इसलिए ऐसा लिखा जाता है। साफ साफ है कि एरिया मास पर नहीं निर्भर करता है ना, टाइम पर नहीं निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? लेंथ पर, और वो भी कैसे? स्क्वायर टाइम्स, है ना। इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा? स्क्वायर मीटर होगा। सिंबल क्या है? मीटर स्क्वायर है ना। वॉल्यूम का इसी तरह से mL³ T⁻0 क्यूबिक मीटर। डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पीड, मोमेंटम, एक्सेलरेशन। इसमें जो दो बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो F=G⁻M1×M2/r² है। तो आप क्या करो, G=F⁻²/M1×M2 कर दीजिए और F का हमको मालूम है mL⁻2 और R लेंथ है, L² हो जाएगा, M1×M2 mm कर दीजिए और हल कर लीजिए। तो m⁻ क्या हुआ? -1 L⁻3 एंड T⁻2 हो गया। और इसका यूनिट देख लीजिए और इक्विवेलेंट यूनिट भी देख लीजिए, ठीक है। तो हमने तीन चीजें क्लियर कर दिया आपको। क्या क्या क्लियर कर दिया? क्या क्या क्लियर कर दिया? पहली चीज क्लियर कर दिया कि व्हाट इज मीन्ड बाय डायमेंशंस ऑफ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी चीज डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तीसरी चीज हमने जो क्लियर किया वो है डायमेंशनल इक्वेशन। अब आइए इसका उपयोग क्या है। तो इसके तीन धमाकेदार एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लेकिन मैं एप्लीकेशन आपको बताऊं तो एप्लीकेशन इसके किन बातों पर किस प्रिंसिपल पर निर्भर है, वो है उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड which have the same dimensional formulae and nature, है ना। जैसे मैं आपको कहूँ कि 5 + 5 कितना होगा, आप तुरंत बोलेंगे 10। अब मैं कह रहा हूँ 5 मीटर + 5 सेकेंड, तो
तो आप कहेंगे इसका कोई जवाब नहीं। क्यों नहीं जवाब है? अभी तो 5 + 5 = 10 किए जा रहे थे। अब 5 मीटर प्लस 5 सेकेंड अगर मैं ऐड करने के लिए बोला हूँ तो आप कह रहे हैं कि नहीं जोड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि नहीं जोड़ा जा सकता है। एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी के में नहीं जोड़ा जा सकता है। उसी तरह 5 बराबर 5 तो होगा, 5 = 5 होगा, लेकिन मैं कहूँ 5 मीटर = 5 सेकेंड तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो है क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है, और राइट हैंड साइड में क्या है, वह टाइम है। तो हाउ कैन लेंथ बी इक्वल टू टाइम? दोनों अलग चीजें हैं, है ना। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड आर इक्वेटेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूलाई एंड नेचर, है ना। ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, बराबर किया जा सकता है ना, इक्वेट किया जा सकता है, जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम हो, और क्या सेम हो, नेचर भी सेम हो। कभी कभी ऐसा होता है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला सेम हो गए लेकिन नेचर सेम नहीं है, तो आप कहेंगे सर नेचर कैसे पता करेंगे? वो अनुभव से पता चल जाएगा कि हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला वही टार्क का जो है डायमेंशनल फार्मूला है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि वर्क और टार्क दोनों सेम चीज़ हो, दोनों अलग अलग चीज़ें। एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो उनको इक्वेट कभी नहीं कर सकते, भले वो 5 हो, दोनों की यूनिट्स भी सेम है, फिर भी नेचर वाइज वो अलग है, तो उनको आप इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गया। आइए थोड़ा और डिटेल करते हैं इसको। आप लोग जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन v = क्या होता है, u + a t। अब देखा जाए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, Lt⁻⁻1। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, Lt⁻⁻1। एक्सेलरेशन का क्या होगा, Lt⁻², और टाइम का क्या होगा, T⁻1, और इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा, Lt⁻⁻1। तो अब देखिए जो डायमेंशनल फार्मूला इसका है वही डायमेंशनल फार्मूला इसका है, वही डायमेंशनल फार्मूला इसका है। यानी v = जब u + a t आप लिख रहे हैं तो जो नेचर इसका है ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भले एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ओवरऑल इसका नेचर क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सेम नेचर और सेम डायमेंशन के ऐड हो रहे हैं तो सेम डायमेंशन का मिल रहा है, तो सब डायमेंशनली क्या है, इक्विवेलेंट है ना। इसी तरह से अगर a = अगर b + c + d * e अगर लिखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार क्या होगा, जो डायमेंशनल फार्मूला a का होगा वही b का होगा, वही c का होगा, वही d * e का होगा। यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a = द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b = द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c = द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d * e। सभी टर्म्स का बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ u इज द सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a * t, ठीक है। तो जो सेम टाइप के होंगे उन्हीं को ऐड किया जा सकता है, उन्हीं को इक्वेट किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 5 = 5, ये तो लिखा जा सकता है मैथमेटिक्स वाइज से, लेकिन 5 मीटर कैन नेवर बी इक्वल टू 5 सेकेंड, यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता। दोनों दो नेचर के हैं, इसका डायमेंशनल फार्मूला l है और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, T⁻1 है, ठीक है। तो ये इक्वेट नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर होता तो इक्वेट किए जा सकते थे। तो दैट इज व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब जेनेटी मीन्स कैटेगरी, सेम कैटेगरी के, है ना, सेम कैटेगरी के फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या इक्वेट किया जा सकता है,
दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, है ना। इन क्वेश्चंस को लगाइएगा और नहीं आने पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टर्न पर, ठीक है। एक इसमें से मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, है ना। एक इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, अन्य सब को आप लोग करिएगा। इफ x is equal to at plus bt square where x is the distance traveled by the body in kilometers while t is the time in seconds, then the unit of b is, है ना। यूनिट ऑफ b क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है वो x इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस बी इंटू टी स्क्वायर है, ठीक है। x यहाँ क्या है, डिस्टेंस है इन किलोमीटर्स। x क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर है, और t क्या है, टाइम इन सेकेंड्स है ना। तो b का यूनिट क्या होगा, तो आइए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार अगर यह इक्वेशन है तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इंटू टी मस्ट बी इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला l है, l टू द पावर 1 है, और b का आई डोंट नो, b को अलग कर लो बिल्कुल, और t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का t स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर b का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, b का डायमेंशन, इसको नीचे लाइए, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स, l बाई टी स्क्वायर, है ना। तो दिस इज इक्वल टू l t टू द पावर -2 हो जाएगा, है ना। तो l पर पावर 1 है और t पर पावर -2 है। तो b किन पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर निर्भर कर रहा है और टाइम पर। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि टाइम के इनवर्स के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए द यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ का तो किलोमीटर लेना है दिए हुए प्रॉब्लम में, और टाइम का क्या है, सेकेंड टू द पावर -2, किलोमीटर टू द पावर 1, सेकेंड टू द पावर -2। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कितनी खूबसूरती से उपयोग किया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस मैं पीडीएफ में दे रहा हूं उसको लगाइए, ठीक है। बहुत ही प्यारे हैं और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस, ऐसे कलेक्शन मैंने बना के दिए हैं आपको।